बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय माता दी। तिनसुकिया सरकार की जय। जय तिनसुकिया सरकार की जय। और जूली जी बहन जी की पूरी टीम की जय। आसाम की जय, दुर्गा मैया की जय। और रिंकू दास जी ने बहुत सुंदर आज ये किया, बहुत दिनों के बाद आई हैं और अपने गुरु जूली जी बहन जी के साथ यहाँ उपस्थित है पूरी टीम के साथ। उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है पूरा युगहर परिवार। सभी तालियां बजा करके पूरी टीम का अभिवादन करें और बहुत बहुत आभार ज्ञापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने आज मेरे साथ जुड़ के योग किया, प्राणायाम करवाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। योग करने से ना हमारे बॉडी में एक हम मन से सशक्त बनते हैं। मैंने कुछ ही दिन पहले अपने हस्बैंड को खोया है, तो इस टाइम पे मतलब मैं आप लोगों के साथ योग कर रही हूँ। लास्ट ईयर मैंने अपने पापा को खोया, इस साल मैंने अपने हस्बैंड को खोया, लेकिन योग के साथ जुड़ने के बाद मैंने अपने आप को इतना सबल बना लिया कि मेरे दोनों हाथ कट गए, लेकिन फिर भी ये एहसास है कि ईश्वर मेरे साथ है। आज मैं योग के साथ जुड़ी हूँ। शायद आज का दिन मेरे लाइफ में आने वाला है, इसीलिए शायद भगवान ने मुझे इस दिन के लिए तैयार किया था। इसीलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोग योग करके अपने आप को स्वस्थ रखें। मेरे हस्बैंड को हार्ट की प्रॉब्लम थी, वो योग करते ठीक रहते, जब योग छोड़ दिया उससे उनके ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गए। उन्होंने अपना मन के बल को वो अंदर से टूट चुके थे, और जो मन से टूटते हैं ना उनको बचाना बहुत मुश्किल होता है। हमारा मन ही होता है जो हमें पावर देते रहते हैं। जब हम योग से जुड़ते हैं, ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, तो वो पावर हमें मिलती रहती है। इसलिए एक दिन भी आप लोग अपने आप की जिंदगी से एक दिन का 1 घंटा समय निकाल के कैसे भी करके योग के साथ जुड़े और अपने आप को स्वस्थ तंदुरुस्त रखने का प्रयास करें, ताकि अपने आप को, जीवन को, घर के फैमिली मेंबर सबको स्वस्थ रख सके अपने साथ। ये आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है। आदरणीय रिंकू दास जी, जो आपके साथ हुआ है वो तो बहुत बुरा हुआ है, फिर भी आप योग के साथ जुड़ी है और आप लोगों को रोग मुक्त कर रही है, तो ये आपका बहुत बड़ा कार्य, और उस कार्य को हम पूरी टीम की तरफ से आपको सलाम करते हैं और अभिनंदन भी करते हैं कि इतनी ऊर्जा के साथ आज आपने एक एक सूक्ष्म व्यायाम को और उसके फायदे और कैसे लाभ है, इस प्रकार से आपने इतनी गहराई से और सुंदरता से आपने बताया, और हम सब ने आज आपके साथ योग किया। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जूली बहन जी का, क्योंकि जूली बहन जी को मैंने आज के सत्र के लिए चुना था, मगर उनका भी आज 2 दिन से स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वो भी योगाहार मंच पर उपस्थित नहीं हो पाई। तो मैं, अगर जूली बहन जी है तो कृपया आप भी अपना जो स्वास्थ्य खराब हुआ उसके बारे में बताने का कष्ट करें। आदरणीय जूली बहन जी। आपका माइक बंद है बहन जी। जी आदरणीय जूली बहन, आप तक आवाज आ रही है मेरे? ओम ओम आवाज आ रही है, मेरा ही माइक बंद था। योगाहार क्लास को मेरा नमन और वंदन, और मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। और हमारी योग शिक्षिका रिंकू दास जी, जो कि हमारी स्टूडेंट और गुरु के सामने योग अभ्यास करवाया, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। और स्पेशली योगाहार क्लास से जब भी जुड़ती हूँ बहुत अच्छा लगता है, और आगे भी ऐसा ही प्रयास रहेगा कि हम भी इसी तरह इसकी योगाहार क्लास में छोटी सी सेवा दे पाए। सभी का नमन बंदन, नवरात्र के नवमी की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ओम। जूली जी की तबीयत खराब नहीं हो गई, इनको नजर लग गई। नजर लग गई, सही कहा भैया ने। प्रॉब्लम तो बताइए, प्रॉब्लम क्या हुआ था जूली बहन, आप बताइए थोड़ा सा।
प्रॉब्लम तो बस वो दुबई गए थे ना, वहां थोड़ा खाना उल्टा पुल्टा हो गया था, उसके वजह से ही थोड़ा सा मतलब बीपी का प्रॉब्लम लग रहा था। दुबई जाके खाना, बस बोलते हैं ना योग और आहार, तो आहार में बदलाव आया वहां पर जाकर, और इसीलिए शायद तबीयत बिगड़ गई। ओम। आज ओम। की योग शिक्षक जूली रिंकू दीदी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा योग कराया है उन्होंने। और मैं उनको एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि पूरा योगाहार परिवार आपके साथ है। जब भी कोई भी बात हो, पूरे देश में योगाहार के लोग फैले हुए हैं। आप किसी भी को भी हिंट किएगा, आपको बिल्कुल हम लोग तहे दिल से आपके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय प्रदीप राजवर्मा जी। और मैं आगे का योगाहार का संचालन करने के लिए मैं आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ। जी आदरणीय दिनेश भैया। जी आदरणीय दीदी जी, धन्यवाद आपका। और आज के योग सत्र को बहुत ही अच्छे रूप से संचालित किया आदरणीय रिंकू दास जी ने। आपने अपने जीवन से जुड़े हुए लम्हों के बारे में कुछ दिन पहले बताया था और आज मंच पे बताया। ये वास्तव में कितना कठिन और कितना जटिल होता है। और इन्हीं बातों को लेकर के हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र और जो समूचा शरीर है, उसी को लेकर के इस द्वितीय सत्र में भी आज का मौजू है, आज का विषय है नमक और शक्कर हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण कितना है। इसी विषय पर मैं आप सभी आदरणीय सदस्यों को प्रणाम करते हुए आप सभी का स्वागत करता हूं और ये निवेदन करता हूं कि आप नमक और शक्कर, क्योंकि ये सामान्य बात है कि हर किसी के भोजन में नमक और शक्कर हर दिन घुलती रहती है और वो नमक और शक्कर हमारे शरीर में घुलता रहता है। उससे हमारे शरीर में शारीरिक बल और मानसिक बल यानी दोनों का संतुलन होता है और समग्र स्वास्थ्य हमें प्राप्त होता है। तो किस तरह से ये प्रक्रिया और किस तरह से हमारा अनुभव नमक और शक्कर से जुड़ा हुआ है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं और इसकी शुरुआत आदरणीय रिंकू दीदी ने रखी है मंच पर, उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। नमक, जिसमें कि हमें सोडियम मिलता है, शरीर में पानी के स्तर को नियंत्रित करने में और उसकी सहवन यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। हमारी ऊर्जा को और हमारे ऊर्जा वाले द्रव्यों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह और जिस माध्यम से जाता है वो है हमारी तंत्रिका तंत्र, हमारी मांसपेशियां। नमक की वजह से हमारी मांसपेशियां, हमारा जो नर्वस सिस्टम है अच्छे ढंग से कार्य करता है और जो शरीर में हमारा रक्तचाप है, जो ब्लड प्रेशर है, उसको स्थिर बनाए रखने में ये नमक नामक तत्व कार्य करता है। अधिक नमक से आप सभी जानते हैं कि क्या-क्या हो सकता है। उसी तरह से ग्लूकोज या शर्करा या चीनी की बात कहें, तो यह शरीर के लिए नमक के समान ही महत्वपूर्ण है और ऊर्जा का कार्य करता है। जिस तरह से हमारे तंत्र को दुरुस्त रखने के लिए नमक कार्य करता है, उसी तरह से मस्तिष्क और जो नर्वस सिस्टम है यानी तंत्रिका तंत्र है, उसको सही करने के लिए, उसके कार्य को यथावत संपादित करने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, शक्कर की आवश्यकता होती है और इसका जो संतुलित सेवन हमें मोटापा, मधुमेह और दिल की बीमारियों से बचा सकता है। हमारे दांतों की समस्याओं को कम कर सकता है, संतुलित कर सकता है और हम आखिर तौर पर समग्र स्वस्थ शरीर की परिकल्पना कहते हैं, समग्र स्वास्थ्य को हम जीते हैं। इसी क्रम में बहुत सारे विषय खुलने वाले हैं, बहुत सारे अनुभव भी खुलने वाले हैं। मुख्यतः जबकि हम नवरात्र सेलिब्रेट कर रहे हैं, नवरात्रों में हम योग, ध्यान, उपवास और आहार की बात करते हैं, तब ये नमक और शक्कर की जो विषय वस्तु है और महत्वपूर्ण हो जाती है और प्रासंगिक भी हो जाती है। इस दौर में जब कि हम नवरात्रि मना रहे हैं,
तो नमक और शक्कर की कहानी हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है और हमारे जो सांस्कृतिक और सनातनी परंपरा में उपवास है, भजन कीर्तन है, योग है, नियम और आहार है, इसका महत्व और भी बढ़ जाता है इस विषय के साथ। तो इस विषय की पट खोलने के लिए मैं सर्वप्रथम पहुँचता हूँ आदरणीय पवन कुमार सर के पास कि क्या-क्या डायमेंशंस, क्या-क्या आयाम नमक और पानी, नमक और चीनी और नमक शर्करा और जो सोडियम है, उसके खुलेंगे इस वार्ता में आदरणीय पवन कुमार सर। दिनेश जी, अभी थोड़ी देर बाद मुझे बुला लीजिएगा, मैं अभी कुछ देर बाद उपस्थित होऊंगा। जी सर। आदरणीय सदन में जो आज आदरणीय रिंकू दास जी ने चर्चा की है नमक की बारे में बताया, और सदन उपस्थित है आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी के सफल संचालन में और मार्गदर्शन में आज हम नमक और शक्कर की चर्चा करेंगे। तो नमक और शक्कर का आज जो विषय रखा है, इसमें हमारे सदन में उपस्थित महानुभाव हैं, वैज्ञानिक हैं, अनुभवी हैं, जिन्होंने इनके प्रभाव को जानते हैं और कौन सा नमक कौन हमारे भाई बहन अपना रहे हैं या क्यों नहीं अपना रहे हैं, उसका लाभ और हानि के बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। तो जो भी नमक और शक्कर के प्रभाव को और दुष्प्रभाव के बारे में अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, वो हैंड रेज करके और अपना अनुभव शेयर करें। मैं स्वयं अपना अनुभव बताना चाहता हूं कि मैं जब से बनारस के शिवानंद जी महाराज जी को सुना और माननीय हमारे भारत सरकार के राष्ट्रीय ऋषि नरेंद्र भाई मोदी जी ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने उनको पद्मश्री से सम्मानित किया और देखा कि 128 वर्ष में वह योग कर रहे हैं और स्वस्थ हैं और दौड़ लगाते हैं, तो उन्होंने बताया कि हम नमक और शक्कर नहीं सेवन नहीं करते हैं, जिसके कारण आज हम अपने 128 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और स्वस्थ भी हैं। तो क्यों ना हमें उनसे शिक्षा मिली, और हमने जब से नमक सेंधा नमक का प्रयोग किया है और यह सफ़ेद नमक बिल्कुल टोटल हमने पूरे परिवार में बंद कर दिया है। चाहे सब्जी में डाला जाता हो, चाहे किसी भी चीज़ में हम सेंधा नमक ही प्रयोग करते हैं। दूसरा, शक्कर की जगह हम गुड़ का सेवन करने का प्रयास करते हैं, खांड का सेवन प्रयास करते हैं। जब कभी मजबूरी होती है, बाहर होती है, तो ज़रूर शक्कर का उपयोग कर लेते हैं, और वह शक्कर भी और नमक दोनों हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। तो इस विषय पर आप लोग भी, अन्य हमारे भाई बहन भी ऐसा जो प्रयोग कर रहे हैं या जिन्होंने इसके दुष्प्रभाव को जाना है, तो वो भी अपनी बात रख सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, अपनी चर्चा कर सकते हैं। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। जी, निश्चित ही सर, और जो आपने मार्गदर्शन दिया है और अपना अनुभव संक्षेप में बताया है, हालाँकि आप इसको विस्तार से बताने वाले हैं आने वाले समय में। तो मैं आदरणीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि आप इस विषय पर अपना अनुभव, अपनी अनुभूति बताएँ कि किस तरह से नमक और चीनी, नमक और शक्कर हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है और किन मायनों में ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। अपने-अपने जीवन से जुड़े अनुभव अगर आप हैंड रेज़ करके सुनाएँगे, तो हमारे लिए आप तक पहुँचना और सरल हो जाएगा। और इस क्रम में अ, जब तक हैंड रेज़ होते हैं, तो नमक और शर्करा, जिसको कि हम आजकल कहते हैं कि हम चीनी का उपयोग भी ना करें, और चीनी का उपयोग क्यों ना करें, और हम गुड़ और नेचुरल जो मिठाई है उसका उपयोग क्यों करें? साथ में अगर हम नमक ले रहे हैं, तो कभी तो हम जो प्राकृतिक नमक ले लेते थे अधिकतर, लेकिन जो कंपनीकरण के कारण, बाज़ारीकरण के कारण और कुछ न कुछ रूप में
ये भय और ये वास्तविकता कि आयोडीन की कमी के कारण हम पैकेट नमक लेने लगे और उसका कारोबार, उसका व्यापार बढ़ने लगा और फिर अब हम वापस आ रहे हैं उसी नेचुरल नमक पर, उस सेंधा नमक पर, उस काले नमक पर। तो ये कथा कहानी क्या है? मैं इस विषय पर पुनः वापस आता हूँ मंच की तरफ और डॉक्टर किशोर दुबे सर तक अगर आवाज़ पहुँच रही हो, तो मैं आह्वान करता हूँ कि कृपया इस वार्ता को और पोषित करें। धन्यवाद दिनेश जी। एक मिनट, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और विषय भी अच्छा है। मैं जो अभी एक बात रखनी चाहती हूँ। मेरी अभी 7:30 बजे से ऑफलाइन का एक क्लास है, तो क्या मैं अभी ये क्लास को समापन करके निकल सकती हूँ? मेरे जी 7:30 बहन जी, हाँ जी बहन जी, अगर कोई आपका नमक और शक्कर पर कोई संदेश हो तो आप प्रदान करें, फिर डॉक्टर किशोर दुबे जी को सुनेंगे। आदरणीय रिंकू दास जी, अगर कोई आपका सुझाव हो, कोई मार्गदर्शन हो, आप दे करके और फिर आप अपनी अगली क्लास में जा सकते हो, क्योंकि आप जन सेवा में लगी हुई हैं, जन जी मानव कल्याण के लिए आपका स्वागत है। अगर कोई आपको अपनी बात रखना है, रख सकते हैं और फिर आप जा सकते हैं जी। मतलब ऑलमोस्ट अभी 2 कॉल आ चुके हैं मेरे फोन पे भी, वहाँ पे जाना है क्योंकि वो लोग भी व्रत रखे हुए हैं ना नवमी का, तो पूजा में भी शायद बैठने हैं, तो मतलब मुझे बुलावा आ रहे हैं वहां से, तो इसीलिए मैंने वो बात पहले ही रख दी थी। जी, आप जा आपका सकती हैं, कोई बात नहीं। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शादुबाद। आप हमेशा युगहर कार्यक्रम से इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा, आते रहिएगा और मार्गदर्शन देते रहिएगा। आपको साधुवाद, आप जा सकते हैं जी। आदरणीय डॉक्टर साहब। हाँ, धन्यवाद मुनिया जी। नमक और शक्कर ये दोनों हमारे खान पान में अविभाज्य है और निरंतर रहते हैं। अब थोड़ा इसका वैज्ञानिक जो पृष्ठभूमि है कि शक्कर जो है वो शक्कर जैसा पौधों में, सभी वनस्पतियों में शक्कर बनाने की प्रक्रिया है, क्योंकि शक्कर उनका खाना है। तो खाना जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं या प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, उसके माध्यम से शक्कर बनती है और शक्कर को उपयोग करके ही सभी प्रकार के पौधे बढ़ते हैं। फिर अब शक्कर का उपयोग होना मतलब क्या है? शक्कर जलती है, ऑक्सीजन के साथ में शक्कर जलती है और उससे एनर्जी का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया पौधों में शक्कर बना के शक्कर को उपयोगी होता है, और लेकिन प्राणियों में शक्कर हम खाते हैं और शक्कर को फिर से प्राणवायु के साथ में उसका ज्वलन होता है और एनर्जी निर्माण होती है। कहने का सिद्धांत ऐसा है कि जहां जहां एनर्जी का निर्माण करना है, शक्ति का निर्माण करना है, तो शक्कर के माध्यम से ही होती है। यह निर्विवाद सत्य है। अब हमारे खान पान की बात क्या है? जो लोग अधिक से अधिक श्रम करते हैं, वो यदि शक्कर थोड़ा ज्यादा भी खाते हैं तो भी उनको कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। लेकिन शक्कर तो खाते हैं और शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं करते, तो उनमें फिर कई प्रकार की डायबिटीज से लेकर ढेर सारी बाकी भी अन्य जो बीमारियां है वो निर्माण होना ही है। क्योंकि तुम्हारे इसमें शक्कर जो है, शक्कर तो आ रही है लेकिन उसका ज्वलन नहीं हो रहा है, उसे एनर्जी निर्माण की प्रक्रिया नहीं हो रही है। यह एक सिद्धांत बन जाता है। अब मैंने बचपन में हमारे गांव में जो अपन पूरन रोटी बोलते हैं, जिसमें दाल रहती है चने की और उसमें ढेर सारी शक्कर रहती है, तो पूरन पोड़ी जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र में और अन्य जगह पे भी, ये आमतौर पर आज की हमारी लाइफ स्टाइल है, हम 1 2 ज्यादा से ज्यादा 3 खा सकते हैं। हमारे गांव में एक आदमी था, वो पूरा एक पायली 1.5 किलो का जो पूरन रोटी है अकेला खाता था, 1.5 किलो का। अब 1.5 किलो का पूरन रोटी अकेला खाने वाला आदमी मैंने देखा, कई बार देखा, हमारे गांव में गांव का ही आदमी था, लेकिन वो काम इतना करता था सवेरे से शाम तक कि पूरा का पूरा बोरा जो है 100 किलो का, तो 100 किलो का बोरा भी है तो उसको बोलो कि 2 किलोमीटर लेके जाना है, तो पूरा 100 किलोमीटर का बोरा ओढ़ के वो ले जा सकता था, इतना ताकतवान था। कहने का मतलब ये होता है कि जो लोग ज्यादा काम करते हैं, श्रम करते हैं, उनके खान पान में अगर शक्कर ज्यादा आती है तो तकलीफ नहीं है, लेकिन जो श्रम नहीं करते उनमें यदि खान आती है तो तकलीफ देती है।
एक बात। दूसरी वैज्ञानिक बात शक्कर से जुड़ी हुई, मैं शक्कर कारखाने का डायरेक्टर था, तो वहां से बहुत नजदीकी से मैंने शुगर फैक्ट्री देखा और भी हमने चीजें देखी। विज्ञान ये कहता है कि सबसे ज्यादा ये शुगर केन से यानी गन्ने के रस से पहला जो प्रोडक्ट बनता है तो गुड़ है, तो उसमें अधिक से अधिक जो तत्व है वो गुड़ में है। थोड़ा सा यानी जिसको बोलेंगे कि 95% अगर उसमें रखना है तो थोड़ी सी प्रक्रिया करके खांडसरी शक्कर जो बनती है उसमें रहते हैं, जिसको हम पीली शक्कर बोलती या खड़ी शक्कर बोलते थे, तो उसमें रहते हैं। लेकिन उसको सफेद बनाना है तो उसमें फिर जो अलग अलग प्रकार के केमिकल्स है और उसमें सल्फर डाला जाता है। सल्फर अगर डालोगे नहीं, गंधक जिसको बोलते हैं हम, गंधक डालोगे नहीं तो काली शक्कर से सफेद शक्कर बन ही नहीं सकती। सफेद शक्कर बनने में गंधक का बहुत प्रचुर मात्रा में उपयोग होता है और वो गंधक जो है वो सफेद शक्कर के साथ में आता है और इसीलिए सफेद शक्कर के साथ में जुड़ा हुआ जो गंधक है वो हमारे स्वास्थ्य को बड़े पैमाने में खराब करता है। आप सफेद शक्कर जितनी खाते उतनी ही यदि काली शक्कर या खड़ी शक्कर खाते हो तो बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, उतना ही यदि गुड़ खाते हो तो तकलीफ नहीं होगी, लेकिन सफेद शक्कर खाते हो तो तकलीफ होगी। यह भी वैज्ञानिक सत्य है। इसलिए अगर खाना ही है तो हम पहला प्राधान्य गुड़ को देवे, दूसरा जो खांडसारी शक्कर बोलते हैं जो थोड़ी ब्राउन कलर की बनती है या ब्लैकिश कलर की बनती है उसको देवे, और सफेद शक्कर यदि खानी है तो उसके प्रचुर मात्रा में आधी खावे और निरंतर न खावे तो ही हम सल्फर का जो दुष्परिणाम है, गंधक का दुष्परिणाम, उससे बचते हैं। यह एक सिद्धांत आ जाता है। ये 3 बातें मैंने जो बोली वो शक्कर के बारे में। अब नमक के बारे में क्या है? नमक क्या, हमारे बॉडी में सोडियम जो है वो सोडियम की बहुत जरूरत होते है। अलग अलग प्रकार की जो रासायनिक प्रक्रियाएं हमारे शरीर में चलती है उसके लिए सोडियम की बहुत जरूरत होती है और ये सोडियम डायरेक्टली जो आता है वो नमक से आता है। सोडियम क्लोराइड उसको कहा जाता है नमक को, और इसलिए सोडियम आता है। सोडियम की जरूरत तो है, लेकिन ये सोडियम जो है वो नेचुरल फार्म में यदि आता है तो जैसा शक्कर के मैंने 3 फार्म बोले कि गुड़, काली या ब्राउन शक्कर और सफेद शक्कर, वैसे ही नमक के भी अलग अलग प्रकार हैं कि समुद्र से जो नमक आता है, जो बचपन से हम लोग खाते थे, काला नमक बोलते थे, या समुद्र से आया हुआ बोरे में जो नमक आता था वो जो है वो नेचुरल नमक है। उसमें बहुत सारे तत्व जो है वो नैसर्गिक होते हैं। वो खाने से बहुत कम मात्रा में तकलीफें होती है। अगर थोड़ा ज्यादा भी हो गया तो, ज्यादा खाना चाहिए ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन उससे जो प्रमाण में यदि खाते हैं तो उससे तकलीफें कम है। दूसरा जो होता है, जो अभी बहन जी ने बोला था कि सेंधा नमक ये भी नैसर्गिक नमक है और इससे भी होने वाली तकलीफें जो है वो कम है। लेकिन अभी पॉकेट में जो आ रहा है वो नैसर्गिक नमक नहीं है। मैं विज्ञान का छात्र हूँ, उस हिसाब से मैं बोलता हूँ। यह सोडियम क्लोराइड है, चाहे टाटा का नमक रहे या किसी दूसरे कंपनी का रहे, कुछ भी रहे, यह फैक्ट्री में बनता है। यह ना समुद्र में बनता है ना पत्थरों से आता है। यह सोडियम और क्लोराइड, इसके प्रक्रिया से सोडियम क्लोराइड करके पाउडर बनाई जाती है और सोडियम क्लोराइड पाउडर बना के उसके प्रक्रिया करके पूरा का पूरा पॉकेट में डाला जाता है। तो यह औद्योगिकरण की देन है और जिसके जंजाल में हम सब लोग फंस गए हैं और काला नमक और जो सेंधा नमक है उसको हमने त्याग दिया है। तो इससे बचना है। इसमें और एक प्रक्रिया ये भी होती है कि ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये जो पॉकेट में आ रहा है 1 किलो आधा किलो का नमक, इसमें और भी जो नेचुरल तत्व होने हैं वो तत्व रहते नहीं है। और नेचुरल तत्व न होने से हमको अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है, क्योंकि नेचुरल नमक चाहे सेंधा नमक हो या काला नमक हो, उसमें बाकी के नेचुरल तत्व जुड़े हुए हैं, तो उससे बीमारियां होने का असर बहुत कम होता है। लेकिन पॉकेट वाला 1 किलो आधा किलो वाला जो सफेद नमक हम खाते हैं उससे अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है। तो इससे हमको इससे यदि हमको बचना है तो कौन सा नमक खाए यह हम देख लेते हैं। तीसरा सिर्फ एक उदाहरण देके मैं मेरी बात का विराम करूंगा कि कई बार आपने देखा होगा कि
जो पौधे होते हैं, जैसा कि हम अलग अलग प्रकार के फ्लावर एग्जीबिशंस करते हैं, पौधों के एग्जीबिशंस करते हैं, तो उस घोल में क्या करते हैं, उसमें वो जो फूल है वो मुरझना नहीं चाहिए, इसलिए वो 12 घंटे 2 घंटे 2 दिन 3 दिन रहना चाहिए। जैसे गुलाब का फूल आमतौर पर 5-6 घंटे के बाद में मुरझा जाता है, लेकिन उसको अगर 1 दिन 2 दिन रखना है तो उसको ऐसे घोल में डुबाया जाए कि जिसमें शक्कर और नमक का घोल यदि बना के रखो तो उसकी मुरझान कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी की लेवल जो है, एनर्जी लेवल देने का काम शक्कर और नमक का जो घोल है, वो घोल जैसा पौधों को देता है, वैसे ही आपने देखा होगा कि कोई भी पेशेंट यदि हो तो पेशेंट को सलाइन दिया जाता है। सलाइन के माध्यम से उसको एनर्जी दिया जाता है। सलाइन मतलब नमक का घोल ही होता है, नमक का घोल होता है और थोड़ा सा उसमें बाकी भी प्रिजर्वेटिव रहते हैं, लेकिन नमक का प्रचुर मात्रा कम मात्रा में यदि हम ये करें तो उससे एनर्जी लेवल मेंटेन करने में उसकी सुविधा होती है। और इसीलिए कम मात्रा में जहां जहां यदि हमको थकान आती है, इवन डायबिटीज पेशेंट को या कहीं पे भी हमको, तो डायबिटीज पेशेंट को भी कहा जाता है कि आप कम से कम 2-3 बिस्किट खा लो या थोड़ी सी शक्कर खा लो तो ही आपका चक्कर चला जाएगा। हम बहुत थक जाते हैं, आम आदमी भी, और बहुत थम जाते हैं, तो अगर हमने एक शरबत पी लिया, एक ग्लास भर या एक चम्मच शक्कर खा ली, कोई भी शक्कर या गुड़ खा लिया, और तो हमको एनर्जी आती थी। हमारे 50 साल के पहले एक हिंदुस्तान में रिवाज था कि कोई भी दूसरे घर में जाता था तो मेहमान करके, तो उसको गुड़ और पानी दिया जाता था और उसका स्वागत किया जाता था, जो आज चाय में परिवर्तित हो गया है। तो गुड़ और पानी खाने से निश्चित रूप से एनर्जी आती है। तो हमारी खान पान की जो आदत है, जो वैज्ञानिक सत्य मैंने बोला, इसके परिप्रेक्ष्य में हम अपनी आदतें सुधारें और ज्यादा से ज्यादा श्रम करें, शारीरिक श्रम करें, तो ही शक्कर और नमक से आने वाली बीमारियों से हम आसानी से बच सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जी, बहुत ही सुंदर आदरणीय, बहुत ही सुंदर, और विषय को समग्र रूप देते हुए आपने आगे बढ़ाया है और कहा है कि किस तरह से नमक और शर्करा हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हो जाती है। नमक और ग्लूकोज़ शक्ति और ऊर्जा का संचार इन्हीं से हमारे शरीर में होता है। और ये भी उदाहरण आपने दिए हैं कि किस तरह से हम नमक का उपयोग करते आए हैं, और शर्करा जो आपने प्रत्यक्ष रूप से देखी है फैक्ट्रियों में बनने वाली, और जो सफ़ेद शक्कर जिसे सीधा जहर कहा जाता है, उसको हम अधिक रूप में आज ले रहे हैं। उससे बचने की भी हम कवायद करते हैं योगाहार के माध्यम से, आदरणीय सदस्यों के माध्यम से। और ये बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण रही कि जो आपने कहा कि जो एक समय था जब कोई मेहमान आता था, तो पानी के साथ अवश्य कुछ मीठा और ख़ासकर गुड़ दिया जाता था। अभी मैं पिछले महीने के प्रथम सप्ताह में उत्तर प्रदेश की यात्रा कर रहा था, तो प्रयागराज और बनारस के गाँवों में जब मैं रहा, तो वहाँ पे जिस भी घर में गए, उन्होंने एक गुड़ का टुकड़ा ज़रूर दिया या मिठाई ज़रूर दी पानी के साथ। तो मुझे अच्छा लगा और ये समझने में मैंने उन्हें पूछा, कई बुजुर्गों को, तो उन्होंने कहा कि ये पहले का रिवाज है। तो तब मेरे समझ में आया कि ये हमारी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, शरीर में ग्लूकोज़ की मात्रा को बनाए रखने के लिए और ऊर्जा की खपत को दूर करने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम थके-हारे एक जगह से दूसरे स्थान पहुँचते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर गर्मियों का समय है और अगर वर्जिश ज़्यादा है, तो हमारे शरीर से बहने वाले पसीने में नमक होता है। बचपन में कई बार मैंने अपने मुँह से निकलता हुआ, शरीर से निकलता हुआ नमक अपनी जीभ से चाटा भी, और तब मुझे ये अनुभव हुआ, यार ये नमक कहाँ से आया? संभवतः मुझे तो याद नहीं है, लेकिन हो सकता है मैंने घर में अवश्य पूछा होगा कि मुझे मेरे शरीर में नमक लग रहा है। संभवतः आप सभी का भी ये अनुभव रहा होगा कि आपके शरीर से, आपके पसीने से, आपकी मेहनत से निकलने वाला जो नमक है, वो उसका स्वाद आपने चखा होगा, शायद पसीने के रूप में। हालाँकि इसमें एक मज़ाक भी है, और लेकिन ये सत्य भी है कि जो शरीर से निकलने वाला पसीने के माध्यम से नमक है,
या दूर तक हम यात्रा करते हैं, वर्जिश करते हैं, उसके बाद ऊर्जा की खपत हो जाती है। तो हमारे जो बुजुर्गवार थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो पानी के साथ कुछ मीठा दे देते हैं, उसकी भी कितनी बड़ी महिमा है और उसमें कितना बड़ा साइंस छुपा हुआ है। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ और आदरणीय कुमार बब्बन जी का हैंडरेज है, आपके पास आता हूँ। संभवतः आपकी कुछ अनुभव होंगे नमक और शक्कर पर। ओम, आवाज आ रहा है? जी जी, आवाज आ रही है सर, आप बात रखिएगा। आपका स्वागत। ओम, आज के जुगाहार मंच पर और नवरात्रि के शुभ अवसर पर जुगाहार मंच पर से जुड़ते हुए सभी भाई बहनों को मेरा नमन वंदन। आज का जो चर्चा चल रहा है नमक और शक्कर के बारे में, तो बहुत महत्वपूर्ण है। जो जीवन है, जो तो सर नमक और शक्कर हमारे जीवन के लिए मूल्यवान भी है और खतरनाक भी। एक समय एक बैलेंस में करेंगे इसका बेनिफिट है, अन्यथा इसका नुकसान बिल्कुल है, अधिकतर नुकसान है। लेकिन इस एक सीमित मात्रा है, कब किसको लेना है किसको नहीं। यदि हमारा बच्चे हैं तो नमक ले सकते हैं, शक्कर के बदले गुड़ लें तो दी बेस्ट होगा। क्योंकि शक्कर में जो भी शक्कर गुड़ से बनता है और गुड़ कालापन के रूप में काला होता है, हम लोग यहाँ गुड़ बनता है काला होता है, और उसमें केमिकल प्रोसेस चीनी फैक्ट्री में चीनी बनाने के प्रोसेस में उसमें बहुत से केमिकल डाला जाता है जो सफेद हो जाता है, उसका मूल गुड़ नहीं। बच्चा नौजवान सभी के लिए जो लोग नमक शक्कर गुड़ चीनी लेते हैं उसमें एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जो हम शक्कर को उसको पचाने के लिए तो एक हमारे शरीर को बोन में कहा जाता है, बीच में रहता है, उसको पचाने उससे हड्डी बोन मैरो में से जो हम आता है, जो मेरो जी कहते हैं, उससे आता है केमिकल, उस शक्कर नमक का पाचन होता है जो पचता है, जिससे बार बार अधिक मात्रा में हमेशा शक्कर लेने से जो पचाने के लिए इससे हमारा जो हड्डी है बिल्कुल कमजोर हो जाता है, और यहाँ तक कि हड्डी हमारा एकदम छलनी से छिद्र हो जाता है। तो हमारा इससे ज्यादा से ज्यादा जो आज के जमाने में जो सैटिका वगैरह जैसे मैक्सिमम लोगों का बोन फ्रैक्चर हो, इसका मेन कारण यह है। तो इसका सेवन गुड़ के नमक के बदले करें, नहीं जो हमारा जो हड्डी बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन गुड़ प्रकृति का जो अद्भुत चीज है, इस प्रकृति रूप में लेना गुड़ बहुत फायदेमंद है। इस गुड़ को हर आदमी ले सकते हैं, शुगर वाले भी व्यक्ति इसको गुड़ ले सकते हैं, लेकिन शक्कर के बदले हम गुड़ ही लें। और नमक की जो चर्चा हो रही है, नमक और शक्कर है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इसकी शरीर के लिए हर लोगों की जरूरत है। कब आवश्यकता पड़े तब, अर्थात देखिए किसी को लूज पैखाना हो जाता है, अब वोमिटिंग हो जाता है, तो शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है, उस समय हमको तत्काल इसको लेना अति आवश्यक है, इससे तो एनर्जी प्राप्त होता है। तो इसका लेना, और यही नहीं, यदि लूज मोशन होता है तो डॉक्टर साहब जो हम लोग को NS चाहते हैं, नॉर्मल सलाइन, उसमें यही होता है सोडियम क्लोराइड NaCl2, तो बहुत जरूरत के अनुसार इसको लिया जा सकता है। लेकिन इसके बदले में सेंधा नमक
हमेशा दे, क्योंकि मेरा अनुभव है, मेरा 120 था, सिस्टोलिक 200, डायस्टोलिक 20 था, इतना था। लेकिन योग का मैंने इस अभी तक जो नमक को छोड़ दे, जो पैकेट में जो भी नमक आता है पैकेट में, उसको न लें, जो में ढेला के रूप में आता है उसकी, और यही न, क्योंकि एक कमी हो जाए तो शरीर ब्लड का सर्कुलेशन भी होता है तो रुक जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है। अर्थात इसका महत्व है अति सरल, अर्थात कोई चीज अति होता है उसका नुकसान होता है। अब समय की पाबंदी को देखती हुए मैं अभिवक्ता है सभी मंच के संचालक उमेश भाई जी और भी मुनीलाल जी, जितने भी योग कक्षा में जुटे हैं, नवरात्र के शुभ अवसर सभी को नमन बंदन ओम। जी आदरणीय, आपने महत्वपूर्ण बात रखी है कि किस तरह से नमक और शक्कर हमारे शरीर में कार्य करता है और किस तरह से हमारी ऊर्जा के संचय को कायम रखता है। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ और आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी के पास पहुँचता हूँ, और साथ में ये प्रश्न भी जो कि आदरणीय कुमार बबन सर ने रखा है कि हम पैकेज्ड नमक न लें, लेकिन आज पैकेज्ड नमक में जो सेंधा नमक और अन्य नमक आ रहा है, क्या वो भी उतना ही अलाभकारी रहेगा हमारे स्वास्थ्य के लिए? ये बात भी आप जरूर रखिएगा। और नमक और शर्करा पर आपका मार्गदर्शन आदरणीय डॉक्टर कुसुम दीदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई साहब। संपूर्ण सदन को प्रणाम करती हूँ और आज के नवरात्र के 9वें दिन अंतिम दिन माँ दुर्गा, माँ सिद्धिदात्री देवी को प्रणाम करते हुए, समस्त देवियों को प्रणाम करते हुए और आप सब लोगों को शुभकामना देते हुए, ये 9 दिन की शक्ति साधना थी, वो शक्ति आज पूर्ण होती है। योग के माध्यम से, हम ध्यान के माध्यम से नीचे से ऊपर 7 चक्रों पर अपनी शक्ति ले जाते हैं और आज वो ऊपर ब्रह्म तंत्र पर जाकर पूर्ण होती है। वो विज्ञान पूरा हम योग के माध्यम से जानते ही हैं। तो ऐसे शुभ दिन पर सबको शुभकामना देते हुए मैं आज के विषय को लेती हूँ। नमक और शक्कर पर अभी तक हमारे महानुभावों ने जितनी भी बातें बोली सब सही हैं, सबने अपने अपने अनुभव बताए और सब विज्ञान भी बताया, वो बिल्कुल सही है। एक समय था जब हम केवल समुद्री नमक खाते थे, जो नमक डेलों में आता था, मोटे मोटे बड़े बड़े डेल आते थे, उनको घर में लाया जाता था, उनको धो के पानी से साफ करके और फिर पीस के उसके बाद उसका उपयोग किया जाता था। वो तो वर्तमान समय में प्रत्येक क्षेत्र में औद्योगिकरण हो चुका है और प्रत्येक क्षेत्र में मानसिकता केवल और केवल हाँ, शायद आपकी आवाज़ नहीं पहुँच रही दीदी, संभवतः हो सकता है मेरा भी नेटवर्क अच्छा ना हो, लेकिन दीदी की आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है, शायद नेटवर्क की वजह से। अभी तक सभी बातें आपकी हमने सुनी, लेकिन अभी आपका नेटवर्क हमें नहीं मिल पा रहा है, आवाज़ नहीं मिल पा रहा है। हमें भी नहीं आ रही भैया जी आवाज। हाँ, जी, आदरणीय दीदी जी तक हमारी आवाज़ पहुँच रही हो तो कृपया आप नेटवर्क में थोड़ा अपना मोबाइल इधर-उधर घुमाइएगा। जी, और जब तक कि दीदी नेटवर्क में आती हैं तो उनका कहना है कि अभी जब हम नवरात्रि का अनुष्ठान संपन्न कर रहे हैं, नवरात्रि स्वयं में संपूर्ण योग है और किस तरह से हम योग की सभी तत्वों को आत्मसात करते हुए अपनी ऊर्जा को शरीर के अलग-अलग आयामों से ऊपर की ओर आगे बढ़ाते हैं। हम ऊर्जा के स्तर को हेलो
जी दीदी, हाँ जी, अब हम हाँ जी सुन पा रहे हैं दीदी जी, अभी स्वागत स्वागत। हाँ, मेरी आवाज आ रही है बराबर? जी आ रही है। तो पहले नहीं आ अभी रही हम थी। हाँ, अभी बीच में ये कुछ नेटवर्क चला गया था। तो जो हमारे हम जो अभी नमक जो उपयोग करते हैं वो हमारे इसमें 5 प्रकार के नमक होते हैं। सफेद नमक होता है जो सोडियम क्लोराइड रहता है, जो साधारण रूप में जिसको हम मोटे रूप में कहते हैं सफेद नमक। सेंधा नमक होता है, काला नमक, पिंक नमक, हिमालयन नमक, समुद्री नमक सी सॉल्ट जिसको कहते हैं, आयोडीन नमक और फ्लोराइड नमक, ये सब होते हैं। तो सोडियम क्लोराइड यानी सफेद नमक होता है वो हमें ज्यादा नुकसान करता है। सेंधा नमक में मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है, जो उपवास के दिनों में अक्सर हमारे यहाँ रीत है, नियम है कि उपवास में सेंधा नमक खाया जाता है। वहां पर उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम की पूर्ति होती है, क्योंकि उपवास करते समय में इन तत्वों की कमी हो जाती है। जब हम पानी नहीं लेते हैं या भोजन अन्न नहीं लेते हैं तब सेंधा नमक उसकी पूर्ति करता है। काला नमक जिसमें आयरन और मैग्नीशियम होता है और ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने देखा कि भोजन के बाद में छाछ लिया जाता है या जब रायता बनाया जाता है तो उसमें जनरली काला नमक डाले जाता है, क्योंकि ये इसमें आयरन और मैग्नीशियम मिलता है और ये पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। हिमालयन नमक और सी सॉल्ट समुद्री नमक, इनमें भी आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। और समय समय पर इनको लेने का विधि विधान भी हमारे यहाँ बना हुआ है कि किस भोज्य पदार्थ में कौन सा नमक डाला जाए, किस समय में कौन सा नमक खाया जाए। ये सारे जो हमारे स्वास्थ्य के अनुसार जो आहार के लिए जो नियम बने हुए हैं उसके अनुसार यदि हम इन सबको लेते हैं तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, किसी प्रकार की अधिकता नहीं होती है और कोई बीमारी नहीं होती है। अब जब मैं उसके हिसाब से बताती हूँ कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसमें कि नमक की बहुत इच्छा होती है और उसमें व्यक्तियों की आदत होती है कि ऊपर से नमक डाल के खाते हैं। मतलब भोजन में जितना नमक डाला है उसके बाद बहुतों की आदत देखी है और है ये कॉमन बात कि थाली सामने आई तो सबसे पहले नमक पहले चाहिए होता है और नमक बिना चखे भोजन का उठने वाला पहला कौर लिए बिना ही नमक ऊपर से डाल दिया जाता है और वो अंदर से क्रेविंग होती है नमक की। तो जब ये अंदर से क्रेविंग होती है नमक की तो उसमें बहुत सारी बीमारियों के बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी होती है। ऐसी क्रेविंग्स के लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन है नेट्रम म्योर, वो नमक से ही बनती है। तो वो मेडिसिन लेने से ये जो अंदर की जो क्रेविंग है वो खत्म हो जाती है और जो नुकसान होने वाला होता है वो नुकसान नहीं होता। तो ये तो एक मेडिसिन वाली औषधि वाली बात हो गई। बाकी नमक ज्यादा से ज्यादा दिन भर में हमारे भोजन में केवल और केवल 5 ग्राम नमक हमें लेना चाहिए। परंतु वर्तमान समय में जिस प्रकार से नमक में भी पॉल्यूशन इतना आ रहा है, हमें सेंधा नमक ही अधिक से अधिक लें। सेंधा नमक, काला नमक, पिंक नमक, इन्हीं का उपयोग करें और नमक ज्यादा ना लें, क्योंकि उससे स्ट्रेस बढ़ता है, हार्ट की बीमारियां होती है, डायबिटीज भी होती है। हाइपोथायराइडिज्म में नमक ज्यादा खाने से हाइपोथायराइडिज्म होता है, किडनी की खराबी होती है, स्टोन्स बनते हैं गॉल ब्लैडर में, किडनी में। तो इस प्रकार के बहुत सारे रोग केवल और केवल नमक ज्यादा लेने से होंगे। और बाकी नमक के विषय में और भी अनुभव हमारे पीछे भाई लोगों ने बताए हैं। अब आती है बात शक्कर की। शक्कर जितना मीठा उतना ही खोटा, ये वाली बात है। गुड़ की जो बात चल रही थी कि गुड़, और हमारे यहाँ प्रथा थी कि जब कोई बाहर से आता है तो गर्मी में चल के आता है, धूप में चल के आता है और आके उसको पानी के साथ में गुड़ साथ में दिया जाता है। गुड़ में मिलता है आयरन। तो जब हम बाहर से चल के आते हैं एनर्जी हमारी लॉस होती है और जब उस खाली पानी पीने से शरीर में नुकसान होता है। इसलिए गुड़ के साथ में पानी जल लेने से उसमें आयरन मिलता है तो तुरंत एनर्जी मिलती है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। अब ये जो शक्कर चल रही है व्हाइट शक्कर, इसमें जो एनर्जी मिलती है
वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलती है और वो जमा होती है, वो डाइजेस्ट पूरी नहीं हो पाती, थोड़ी भी ज्यादा होने से वो निकलने लगती है डायबिटीज के रूप में। तो इसमें ओबेसिटी होती है, दांत का कैल्शियम, दांतों का कैल्शियम खराब होता है, दांत खराब होते हैं। आजकल बच्चे जो बहुत अधिक, जिनको हम मीठा, चॉकलेट और शक्कर की चीजें जो बचपन से बच्चों को खाने की आदत हो रही है, उसके कारण सारे दांतों की बीमारियां हो रही है, हार्ट डिजीज है, स्किन की डिजीज है, और शक्कर ज्यादा खाने से कफ बढ़ता है। जो वात पित्त कफ की जो 3 बातें हैं, तो जब सर्दी जुकाम होता है तो कफ बढ़ता है, तो शक्कर ज्यादा खाने से कफ का रोग बढ़ जाता है, और कफ बढ़ने के कारण फिर उससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी होने लगती हैं, और वो सब नुकसान होता है। शक्कर भी देखिए अलग अलग रूपों में मिलती है। दूध में जो शक्कर मिलती है वो फ्रक्टोज होती है, नहीं, फ्रूट्स में फ्रक्टोज शुगर मिलती है, और अनाजों में माल्ट नाम की शुगर मिलती है, और दूध में लैक्टोज शुगर मिलती है। ये जो शुगर के रूप हैं ये नुकसान नहीं करते, क्योंकि इनकी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। जो होम्योपैथिक मेडिसिन बनती हैं, जो गोलियां आप देखते हैं, वो लैक्टोज शुगर की बनती है, दूध के शक्कर की बनती है। तो कई बार प्रश्न होता है, जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं कि भाई हम तो शक्कर नहीं खा सकते क्योंकि ये गोलियां नहीं खा सकते, परंतु नहीं, वो दूध के शक्कर की लैक्टोज की बनती है, इसलिए वो नुकसान नहीं करती। हम कहते हैं कि हमें अलग से शक्कर खाने की जरूरत नहीं। अगर हम फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स जब लेते हैं या फ्रूट जूसेस से लेते हैं, हम फलों का रस बनाकर जब लेते हैं, तो हम ऊपर से उसमें शक्कर डालते हैं, वो नहीं डालना चाहिए। वो ऊपर से शक्कर डालने से जो उसकी असली शक्कर होती है, फ्रक्टोज और सुक्रोज, ये जो शक्कर होती है, वो उसका लाभ नहीं मिल पाता है, उसके तत्व खत्म हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे नियम हैं जो आहार के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। आवश्यकता हर चीज की है, परंतु अति किसी भी बात की ना हो। नमक भी आवश्यक है, शक्कर भी आवश्यक है, और अति नहीं होना चाहिए। फिर वही बात है कि हित भूख, मित भूख और ऋत भूख। हित भूख यानी आप जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, यदि आप शारीरिक काम कर रहे हैं, यदि आप बहुत ज्यादा मेहनत का काम कर रहे हैं, तो आपको शक्कर की ज्यादा जरूरत है, आपको ग्लूकोज एनर्जी की जरूरत है। यदि आप मानसिक कार्य कर रहे हैं, आप मेंटल वर्क हैं, दिन भर टेबल पर बैठ के दिमागी काम कर रहे हैं ज्यादा, तो वहां आपको शारीरिक उस एनर्जी की जरूरत नहीं है, आपको वहां पर मेंटल एनर्जी की जरूरत है। इसलिए कहा जाता है कि जो मानसिक काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, वो फ्रूट्स ज्यादा ले, फ्रूट जूसेस ले, इस प्रकार की, ताकि वो चक्कर उनको एनर्जी दे, मानसिक रूप से स्वस्थ रखे, और किसी प्रकार का नुकसान ना हो। फिर शुगर से तो जितना नुकसान आज वर्तमान में हो रहा है, अभी तो विषय हमारा चल रहा है नमक और शक्कर का, किंतु जब कुछ समय होगा, मैं पिछले 9 दिनों से सुबह के समय में मेरी पूजा रहती थी, तो मैं अपना परिवार से नहीं मिल पाती थी, परिवार यानी अपने योगाहार परिवार से नहीं मिल पाती थी। परंतु जब कल 2 दिन पहले हमारे प्रिय सदस्य झोपे जी नहीं रहे, तो बहुत शॉकिंग न्यूज सबके लिए हो गई, और वो सबसे पहले न्यूज मुझे ही मिली थी। और चूंकि मैं पिछले 15 दिन से उनके साथ में टच में थी, 15 दिन से रेगुलर तो नहीं, परंतु उन्होंने जो सबसे पहले मुझे शिकायत बताई थी, वो विषय भी लेना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार का स्वास्थ्य उनका क्यों इस प्रकार खराब हुआ। रोज हम देख रहे हैं कि कल तक वो हमारे साथ है, और आज सडनली दोपहर को 2 बजे वो हार्ट अटैक से चले गए। इसके पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं, और मैं तो ये कहूंगी कि जो उन्होंने बातें मुझे बताई थी, वो बातें हम इसमें चर्चा जरूर करेंगे कि वो कुछ सिखा के चले गए हैं हमारे योगाहार परिवार के सदस्यों के लिए। और स्वास्थ्य को लेके हमें कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, बातें हुई थी शारीरिक और मानसिक, परंतु साथ में 2 तत्व उसमें और जुड़ते हैं, सामाजिक और आध्यात्मिक। जब तक हम सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम पूर्ण रूप से स्वस्थ कभी भी नहीं रह सकते। हमारे आदरणीय पवन कुमार जी की जो प्रकृति वंदन जो पुस्तक है, उसमें जितनी भी कविताएं हैं या जितने भी
उनकी अंदर की जो इच्छा जो उन्होंने जिस भी प्रकार से व्यक्त की है, और वो सभी के है, सभी हमारे आदरणीय कई भाई साहब डॉक्टर किशोर दुबे जी की, मालवीय जी की, सबकी कविताएं उसमें है। उसके अंदर आप झांक के देखिए तो वो सामाजिक स्वास्थ्य को ही इंगित कर रहे हैं कि किस प्रकार से सामाजिक स्वास्थ्य आवश्यक है, और उस सामाजिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए चाहिए पहले आध्यात्मिक ज्ञान। ज्ञान यानी वो पहुंच, वो सोच, वो समझ, और वो सोच और समझ जब होगी जब हम अपने मानसिक स्वास्थ्य पर जाएंगे। तो वो एक विषय अलग चर्चा का रखेंगे, ऐसे मेरी सुझाव है। और आज तो हमारा नमक और शक्कर चल रही है, तो आज हम नमक शक्कर पर रहे। और इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। अन्य भाई लोगों के पास में और भी कई अनुभव होंगे तो आप शेयर करें। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इतने दिनों के बाद मैं आपके साथ में मिल रही हूँ, मैं अपने परिवार में मिल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पुनः नवरात्रि की और दशहरे की शुभकामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जी आदरणीय दीदी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने करी, और साथ में कि किस तरह से नमक के अलग अलग रूप होते हैं, और शर्करा के भी अलग अलग रूप हमारे शरीर में अलग अलग कार्य करते हैं। और हाँ, जो भी जी की बात कही है उसके लिए संभवतः आपको थोड़ा और समय चाहिए होगा अभी। और मैं आदरणीय पवन सर के पास आपकी सभी बातों को लेकर पहुंचता हूं, और आज की नमक और शक्करा पर उनकी टिप्पणी और अन्य मार्गदर्शन के लिए आदरणीय पवन कुमार सर। जी धन्यवाद दिनेश जी, आज की वार्ता बहुत अच्छी, और उससे पहले योग सत्र भी बहुत अच्छा था। हालांकि नेटवर्क की समस्या थी मेरे उसमें, तो मैं उसमें नहीं जुड़ पाया काफी समय तक। लेकिन ये जो विषय शक्कर और नमक के ऊपर है, उस पर बहुत सारी बातें मैंने सुनी भी, जितना मैं सुन पाया, और उसमें उसके जो वैज्ञानिक स्वरूप हैं उन सब चीजों पर हमने चर्चा कर ली है। काफी सारे बिंदु उसमें कवर हो गए हैं। मुझे बस केवल अपना एक विचार प्रस्तुत करना है, और वह है कि हमारी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मानव जाति सभ्यता आगे बढ़ती जा रही है, और पिछले कई सालों से जब हम और ज्यादा तेजी से आगे प्रगति के पथ पर चल रहे हैं, हमारी जो कंजम्पशन करने की जो भूख है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। मतलब जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम ले रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, विशेषकर क्योंकि आज चर्चा शक्कर और नमक पर है, तो ये दो चीजें जो हैं, इसका कंजम्पशन के अति की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं, और इसी वजह से ये सब बीमारियों का भी कारण बहुत सारी दो प्रमुख बीमारियां हैं। या तो बीपी है, जो कि सॉल्ट के उसमें होता है, तब उसकी इम्बैलेंस होता है, और दूसरा आपका शुगर है, शुगर के इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। तो हमारी अपनी जो क्षमताएं हैं, और उसके ज्यादा जब हम अतिक्रमण करते हैं अपनी क्षमताओं के, शरीर की क्षमताओं के उसमें, तो ये दोनों बीमारियों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। पहले जब हम इसका उपयोग करते थे तो हमें एनर्जी के रूप में, हमें स्वाद के रूप में ये मिल जाती थी, लेकिन हम जब ज्यादा खाने लग गए हैं, हम पैकेज्ड फूड को ज्यादा खाने लग गए हैं, तो उसमें नमक भी मिल रहा है, उसमें शक्कर भी मिल रही है, और इसी तरह से जो बाकी हम चीनी के रूप में जो पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा हमारे लिए घातक है। इस विषय पर भी शायद बातचीत हो गई है कि जो प्राकृतिक रूप से जो नमक है और जो चीनी है, वो हमारे लिए किसी भी तरह से कोई उसमें समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही उसकी पैकेजिंग हो गई, जैसे ही उसमें प्रिजर्वेटिव डाला, जैसे ही उस चीज में उसको हमने, और ये दोनों चीजें नमक और शक्कर हर चीज की पैकेजिंग में काम आती हैं, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। कोई भी पैकेज फूड है, ज्यादा नमक डालेंगे तो ना बैक्टीरिया, फंजाई, कोई भी चीज उसमें नहीं पनपेगी, न ही वो खराब होगी, न ही उसमें फफूंद लगेगी, न ही वो रहेगा। तो ये सब जो है कि ज्यादा, अब उस भोजन में भी ज्यादा नमक पड़ गया और ज्यादा चीनी पड़ गई। जो भोजन हमें अच्छा लगता है क्योंकि उसको लंबे समय तक रहना है, तो मेरा तो विचार ये है कि जो भी भोजन हम लें उसमें अगर हम प्रोसेस्ड आइटम को कम से कम करें अपने जीवन में,
और प्रोसेस्ड का मतलब ये है कि हम उसको जो ज्यादा खा रहे हैं, अपनी क्षमता से ज्यादा जब हम उसको भोजन के रूप में ले रहे हैं, इन दोनों चीजों को। और अब तो और ज्यादा समस्या इसमें नजर आ रही है कि चीनी में कह रहे हैं कि माइक्रो प्लास्टिक भी दिख रहा है। चीनी में हमें, जो हम चीनी बाजार से ले रहे हैं, उसमें माइक्रो प्लास्टिक भी लगा हुआ है। अब हमें तो नहीं दिख रहा है, उसको माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो पता नहीं वो कैसा दिखेगा। तो अब ये माइक्रो प्लास्टिक की समस्या आ गई है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों की जो वो है कॉम्बिनेशंस हैं, वो हमारे स्वास्थ्य को खराब करने की तरफ लगे। और यह केवल मानव की धारण क्षमता की ही बात नहीं, क्योंकि हमारी अपनी एक क्षमता है जिसमें हम किसी चीज को ले सकते हैं। ज्यादा लेंगे तो अपच हो जाएगा या तबीयत खराब हो जाएगी। हम इस धरती की धारण क्षमता को भी 1 अगस्त को इस साल की जो धारण क्षमता थी, वो 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, अगस्त सितंबर 2 महीने हो गए, इसके 2 सवा 2 महीने पहले ही उसकी इस वर्ष की धारण क्षमता को क्रॉस कर चुके हैं। तो जब हम अपनी धारण क्षमता का अतिक्रमण किया, हमने पृथ्वी की धारण क्षमता का अतिक्रमण किया, तो हमारी आने वाले समय पर क्या दशा होने वाली है, इस पर भी हमें अब सोचने की जरूरत है, क्योंकि अब ये बिल्कुल खतरे की घंटी बज चुकी है। तो है तो वैसे नमक और चीनी के ऊपर बातचीत, लेकिन ये दोनों चीजें अब, जो चीज अति हो जाती है वो जहर का रूप हो जाती है। कोई भी खाद भी अगर हम खेत में ज्यादा डाल देंगे तो उसमें पौधा भी नहीं पनपेगा। किसी भी चीज अनलिमिटेड नहीं हो सकता है। ये किसान भी अच्छी तरह से जानता है, इसलिए इसको भी जरा खाद को भी वो संभाल के डालते हैं। और इस तरह से हम अपने जीवन में भी शरीर में अतिक्रमण करेंगे तो उसका भी कुछ ना कुछ नुकसान होगा। अब समस्या अब वो है कि इसका समाधान क्या होगा। मुझे तो लगता है कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ, और वो ये है कि हमें अब अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हुए हमें कुछ चीजों को त्यागने की जरूरत है। अब हमें लेने से ज्यादा त्यागने की ज्यादा जरूरत है। क्या क्या चीज त्यागना है, ये नमक और चीनी को तो जितना ज्यादा त्याग सकें उसको त्याग जरूर दें। इसके अलावा हम अपने जो पैकेज्ड फूड है उसको जितना ज्यादा हम त्याग सकें उसको त्यागें। हम ज्यादा प्लास्टिक का उपयोग करने लग गए हैं, हर एक चीज में ऐसी चीजों का लगता है जो कि यूज एंड थ्रो हो गई है। तो उस आदत को भी हम अपनी स्थिति के अनुसार, एकदम से तो हम, ये नहीं हो सकता है कि हम सभी चीज को त्याग दें और कुछ अभी नहीं करें, लेकिन जो चीजें हमारी त्यागने योग्य है उसको जरूर त्यागें। उसके अलावा जो चीजें हम पेस्टिसाइड्स को त्यागने की बात कर रहे हैं, हम केमिकल्स को त्यागने की बात कर रहे हैं, हम इस तरह से और भी आदतों को जो कि हमारी पृथ्वी को और हमारे जीवन को खराब कर रही हैं या दूसरे के जीवन को खराब कर रही हैं, इन सबको त्यागने की जरूरत है। और इसी तरह से जो हमारा अब बहुत ज्यादा हम कोई चीज को उपयोग जब करते हैं, जो चीजें अति हो जाती है, ये इसका आत्म विश्लेषण करने की जरूरत है। और आत्म रूप से जितना हम त्याग सकते हैं उसको त्यागें। यदि संभव हो तो भोजन को भी त्यागें। और हमारे उसमें तो बहुत बढ़िया तरीके से हमारे व्रत त्योहार इसीलिए थे कि हम चीजों को त्यागें। लेकिन उसमें भी ये देखने को मिलता है कि वो जब लोग त्यागते हैं फिर भूख लगती है, ज्यादा भूख लग जाती है तो इतने सारे व्यंजन खा लेते हैं कि फिर वो सब नहीं के बराबर हो जाता है। तो ऐसा मुझे लगता है कि हमें भोजन के साथ साथ और भी जो चीजें हमारी जिंदगी को और दुनिया की जिंदगी को खराब कर रही है, उन सबको त्यागने की जरूरत है। इसके लिए पहले विचार करने की जरूरत है, और जो हम क्रमबद्ध तरीके से अपने जीवन में कम कर सकते हैं उसको कम करने का प्रयास की तरफ बढ़ने का प्रयास हो सकता है। मैं खुद कुछ चीजों को जब सोचता हूँ, कुछ चीजों को त्यागने का प्रयास किया है तो अच्छा लग रहा है। जब मैं फास्ट करने लग गया हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है कि मेरे शरीर में हीलिंग अच्छी तरह से हो जा रही है। वो हीलिंग इतनी अच्छी हो रही है कि मुझे योग से अच्छा उसमें मुझे अनुभव मिलता है कि हम भोजन को अगर छोड़ देते हैं और कुछ ही समय के लिए करते हैं और कुछ ही अंतराल में करते हैं तो उसकी एक अच्छी प्रभाव अपने शरीर को देखने को मिलता है। तो ये अब हम हमारा जो एक दशहरा का त्योहार कल होगा, दशहरा का त्योहार भी हमारे अंदर की बुराइयों को त्यागने का त्योहार है। तो मैं आशा करता हूँ कि हम सब लोग इस चीज पर विचार करेंगे और अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, जो अपने लिए भी खराब हैं और दूसरों के लिए भी खराब हैं, उन सबको त्याग
होने का संकल्प लेने का की तरफ बढ़ते हुए आगे अपने आप को और दूसरे की जिंदगी को भी अच्छा बना और सब धन्यवाद। जी, आदरणीय महत्वपूर्ण ये कि हम जो हमारी उपयोगतावादी जो संस्कृति थी, हमने उसको उपभोक्तावादी संस्कृति में कन्वर्ट कर दिया है और उसी तरह से हमने अपने शरीर को भी स्टोर बना दिया है नमक और चीनी का। और नमक और चीनी का जो ये शरीर डंपिंग यार्ड जब बन जाता है, तो उससे तो कई तरह की बीमारियाँ तो हो नहीं होनी तय है। जैसे हम घरों के कचरे को और शहर के कचरे को एक जगह डंप कर लेते हैं, तो वहाँ से जो बदबू आती है, वहाँ से जो दूसरे हानिकारक कीट उत्पन्न होते हैं, तो वो सारी प्रक्रियाएँ हमारे शरीर में भी हो रही हैं। इसके लिए महत्वपूर्ण सूत्र आज का रहा कि हम त्यागने की प्रवृत्ति रखें, क्योंकि शरीर में जब पसीना अधिक होता है, तो जब नमक अधिक होता है, तो पसीने के माध्यम से शरीर त्यागता है और उसी तरह से शर्करा को भी मलमूत्र के रूप में वो त्याज्य करता है। तो शरीर से ही अगर हम सीख लें, तो हम अपने शरीर को स्टोर न बना करके उपभोग की जगह वस्तुओं का उपयोग करें स्वाद के लिए, तत्पश्चात हम परमार्थ के लिए कार्य करें। ये बात आपके माध्यम से आई और इसी क्रम में आदरणीय मुन्नीलाल सर के पास में पहुँचता हूँ। जी। जी, सदन को प्रणाम। जैसा कि आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, मानव जीवन। और मानव जीवन हम समाज सेवा के लिए, जीव सेवा के लिए, धरती माता की सेवा के लिए, ये विभिन्न सेवाओं के लिए मानव का हमें जन्म मिला है। बड़े भाग मानस तन पावा, ये मानव के लिए हमारे देवता भी जो है सोचते हैं कि अगर हमें मानव का शरीर मिलता तो हम कुछ कर्म कर लेते। ये कर्म है, ये हमारा चौराहा है। हम किसी भी रास्ते पर इस मानव शरीर के माध्यम से जा सकते हैं। इसलिए इसको बचाना, इसकी रक्षा करना और इससे सत्कर्म कराना अति आवश्यक है, जिसके लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने योग बताया। हमारे परम सिद्ध आचार्य जी महाराज जी ने आयुर्वेद और औषधि के रूप में बताया। और पतंजलि के साथ साथ महान पुरुषों ने हमें कैसे जीना है, हमें कैसे कर्म करना है, इस पर लगातार हम सबको ज्ञान दिया है। भोजन खाने पीने का जो अभी आहार, योग के साथ आहार की जो चर्चा होती है, जिसका एकमात्र देश में योग आहार कार्यक्रम जो संचालित हो रहा है, उसमें हम योग और आहार की चर्चा करते हैं। तो आज उस विषय पर जो आहार में नमक का बहुत महत्व होता है, शक्कर का बहुत महत्व है, इसका जो है जो प्रभाव और दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, उस पर आज सदन ने चर्चा की। आगे भी हम इसी प्रकार से जो भोजन में सब्जी है, तेल है, दाल है, चावल हैं, जैसा अभी चर्चा हो रही थी, आदरणीय पवन सर ने बताया कि अभी तो चावल में भी इसी प्रकार के प्लास्टिक के चावल बनने लगे हैं। दूध भी कैसे बनने लगा है, इन पे भी हम लगातार एक एक विषय पर चर्चा करेंगे। निश्चित हमारे सदन को इससे प्रेरणा मिलेगी और हमारे जीवन में बदलाव आएगा। हमने कहीं सुना था, हमने अपने जीवन में बदलाव लाए हैं। हम अपने कभी भी सफ़ेद नमक अपने घर में उपयोग नहीं करते हैं, ऐसे मैंने पहले भी कह चुका है और दोबारा इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमको अगर हमारे सदन में कोई परिवार बदलाव लाते हैं, महंगा थोड़ा सा है लेकिन अपने जीवन से महंगा कुछ भी नहीं है। और दवाई और जो हमारे मेडिकल और एलोपैथी की जो दवाइयाँ महंगी हैं और जो उनसे कुछ भी महंगा नहीं है, इसलिए उनकी नौबत ना आए। हमारा शरीर निश्चित, अगर हमको 100 प्लस 150 वर्ष भी अगर हमें जीना है, तो हमें नमक और शक्कर को छोड़ना पड़ेगा और अपने जीवन में योग को निरंतर अपनाना पड़ेगा। और योग में भी हमें आगे और भी एक काम करना है कि अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी है, कोई विशेष प्रकार की बीमारी है, तो हमको बिना छिपाए, अगर हम सदन में नहीं बता सकते तो अपने मित्रों को बताएं, शेयर करें और बिना नाम लिए उसका समाधान हम लोग करेंगे। क्योंकि हमारे बीच से दो भाई जो हमारी अपूर्ण क्षति हुई है, ये हमें प्रेरणा दे के गई है। और जो आज डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी ने बोला था कि आगे चर्चा करेंगे, हमारे जो श्रीकांत जी के जो विचार थे या जो उनके भाव थे या जो उनका संदेश था, वो हम लोग सुनेंगे। हमारे आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी ने जो हमने उनको खोया है, हम चाहते हैं कि अन्य आगे कोई ऐसी घटना ना हो।
हम ईश्वर की देन है कि हमें जब जाना है उसका समय तय है, लेकिन हम ऐसे आकस्मिक और किसी बीमारी के कारण हमारा शरीर न छूटे, ऐसी हमारी प्रार्थना और निवेदन है। और आज 8 बज गया है। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय दिनेश जी को और सदन को कि आपने इस विषय पर लगातार चिंतन किया, और इस पर हम कमेंट में और अपने ग्रुप में भी लिख सकते हैं कि आज हमने योगाहार परिवार में जो चर्चा हुई उससे प्रेरणा लेकर के हमने नमक या शक्कर छोड़ी या क्या अपनाएंगे या क्या करेंगे, यह योगाहार ग्रुप में निश्चित चर्चा हो, लिखें। और योगाहार ग्रुप इसलिए बनाया गया, योगाहार ग्रुप इसलिए नहीं बनाया गया कि तमाम ओल्ड ऊट पटांग जो है खबरें जो है पोस्टें डल रही हैं, हमने कई बार कहा है, लेकिन अब अगर ऐसी पोस्टें डलती हैं तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा, लेफ्ट चाहे वो कोई भी हो। मैं निवेदन करूंगा योग से संबंधित कोई भी पोस्ट आप डालें, खूब डालें, आहार से संबंधित खूब डालें, इसलिए बनाया गया है आपकी सूचना के लिए, परंतु अन्य सूचनाएं ना दें, ऐसी मेरी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको प्रणाम। ओम। जी आदरणीय, आपने समग्र रूप से कार्यक्रम को समेटा और आज की जो योग शिक्षिका रही हैं आदरणीय रिंकू दास जी, और साथ में आदरणीय सभी सदस्यों का आपके माध्यम से धन्यवाद भी ज्ञापित हो चुका है, क्योंकि अब हैंड रेज हो रहे हैं और हमारी समय सीमा इसके लिए अनुमति नहीं देती है। तो मैं निवेदन करता हूं, जिन भी महानुभावों की हैंड रेज हो रहे हैं, हम अपना प्रश्न, अपनी बात अगले सत्र में रखेंगे और नियत समय पर, ठीक समय पर रखेंगे और पुनः वार्ता हम करेंगे अगले सत्र में। कल के सत्र में पुनः मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं सबको प्रणाम करता हूं और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले दिन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। और ये जैसा आपने कहा है, हैंडरीज वालों से विशेष निवेदन है कि आप 7:50 के बाद 8 बजे के बाद समय फिर हैंडरीज बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके पहले 7:30 बजे या 7:15 बजे कभी भी आप हैंडरीज कर दें और छोड़ दें, बना रहने दें, आपको निश्चित सुना जाएगा, क्योंकि 8 बजे के बाद हम लोगों को अन्य काम भी करना पड़ते हैं, सबको करना पड़ते हैं। और आपके जो महत्वपूर्ण है आदरणीय अनिल जी और सिंगारिया जी, आप जरूर अपनी बात कल रखें, आपका सम्मान के साथ आपका आमंत्रित किया जाएगा। आपको प्रणाम प्रणाम, नमन, वंदन, ओम। सिर्फ मैं नंबर जोड़ने के लिए मैसेज डाला। जी अभी नंबर जुड़ जाता है आपका तुरंत, मैंने कल देख लिया था। जी भाई साहब, मैं कल सफर में था, अभी जोड़ता हूँ आदरणीय भाई साहब। जी स्वागत आपका।